आपको आज मैं खन्ना पंजाब से ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। ये एक और वीडियो हमारी पेशकश की तरफ से है, कनेक्सियो कॉरपोरेट एक्सप्लोरर की तरफ से। जैसे आप जानते हो, हम एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं एसएमई बाउंड कंपनी के लिए, और ये जो कंपनी हम खन्ना में आए हैं ये है एसके एडिटिव एंड केमिकल लिमिटेड, जो यहाँ पर कई तरह के केमिकल्स और एडिटिव बनाती है एनिमल फीड के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, केमिकल्स का भी काम करती है। आगे जाकर अपन लोगों से मिलेंगे, इनके कंपनी के उच्च अधिकारियों से मिलेंगे कि ये कंपनी क्या करती है। देखते रहिए कनेक्सियो कॉरपोरेट एक्सप्लोरर के साथ हमारी ये पेशकश। मेरे साथ कंपनी के 3 फाउंडर और डायरेक्टर इस वक्त मौजूद हैं। मेरे राइट पे बैठे हैं मोहित जिंदल, जो कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। उनके राइट में बैठे हैं रोहित जिंदल, और उनके राइट में बैठे हैं शुभम जिंदल। इनसे सवाल पूछते हैं एसके मिनरल्स एंड एडिटिव्स लिमिटेड की जर्नी के बारे में। ये 15 साल पहले कंपनी फॉर्म हुई थी, तो ये समझते हैं कि ये 15 साल की जर्नी कैसे रही। मोहित जी, अगर आप कुछ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि 15 साल आपके लिए कैसे रहे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है हमारे लिए, और हमने ये कंपनी 2010 में एसके मिनरल्स के नाम से स्टार्ट करी, और मदर ने स्टार्ट करी। उसके बाद 2014 में आई हैव जॉइंड इट एज अ फुल टाइम बिजनेस। हमने ये जब स्टार्ट किया, सो वी वर कैटरिंग टू फीड इंडस्ट्री, बिकॉज जहाँ से हम बिलोंग करते हैं ये कैटल फीड इंडस्ट्री का हब है। तो उसके बाद जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती गई, वी कीप ऑन एडिंग द प्रोडक्ट्स। फिर हमने टेक्निकल ग्रेड यूरिया ऐड किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐड किया, और आज वी कैन प्राउडली से वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। उसके बाद फिर हमने जब लगा इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, सो 2021 वी स्टार्टेड आवर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फीड एडिटिव्स। सो उसी पे आगे रिसर्च करते करते नाउ वी आर अ DSIR सर्टिफाइड कंपनी विच इज़ अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये रिकॉग्निशन आपको बहुत मुश्किल से काफ़ी रिसर्च ड्रिवन प्रोडक्ट्स पे बेसिस पे मिलती है। सो इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू में 2 मुख्य आइटम हैं, एक है केपेक्स और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है उसमें फ़िलहाल आपकी कैपेसिटी क्या है, और ये केपेक्स करने के बाद में क्या हो जाएगी? करेंटली वी आर हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 3600 मेट्रिक टन, और हमारा कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है 5 CR की, जिसके बाद हम 5400 मेट्रिक टन पे पहुंच जाएंगे। और जो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बेसिकली हमें 3 पर्पस के लिए है। फर्स्ट, जो हमारा एग्जिस्टिंग बेस है उसकी हम प्रोडक्ट साइज बढ़ाना चाह रहे हैं, न्यू कस्टमर्स ऐड करना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम नए प्रोडक्ट्स जो हमारे पाइपलाइन में उनको आगे लेके जाएंगे। अब एक चीज़ और बताइए, ये जो आपने कैपेसिटी 3600 टन की बताई, लगभग कितना आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो अभी? वी आर ऑलमोस्ट यूटिलाइजिंग 90 to 95%। आगे जाके हम इसको 100% पे ले जाएंगे। तो इसलिए आपको ये एक्सपेंशन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप वो जो कहते हैं ना यूटिलाइज, आपके ऑर्डर्स को पूरा नहीं कर पाओगे। ये मार्केट साइज बहुत बड़ा है, और बहुत अच्छी पोटेंशियल हम इस इंडस्ट्री में देख रहे हैं। मुझे लगता है ये जो हम कैपेसिटी एक्सपैंड करेंगे बड़ी जल्दी फुल 100% यूटिलाइज हो जाएगी। शुभम जी, ये बताइए कि आप कुछ आइटम इंपोर्ट करते हैं जिसे आप फिर सप्लाई करते हैं दूसरे यूज़र्स को। पहली बात, ये इंपोर्ट करने का कोई ख़ास वजह इंडिया में बनता नहीं है इसलिए इंपोर्ट करते हैं, या सस्ता है इसलिए इंपोर्ट करते हैं? Basically, sir, it is not an generalized trading. It is an import of specialty chemicals. और दूसरा, जैसे आपने पूछा कि क्या वजह है आपकी इंपोर्ट करने की, वी इंपोर्ट फ्रॉम वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग लैंडलॉक कंट्रीज। तो लैंडलॉक कंट्रीज में क्या है कि वन नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स एंड इट्स ऑपरेशंस, और सेकंड वी इंश्योर अवर कस्टमर्स कि हम 365 दिन उनको मटेरियल दें।
तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ जैसे हमारी रिफाइनरीज उनका ये बाई प्रोडक्ट है और वो 365 दिन अवेलेबल नहीं रहता, तो जब भी हमें मौका मिलता है तब हम उस प्रोडक्ट को प्रोक्योर करते हैं और हम कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं। आपके कस्टमर कौन, ये जो आप सप्लाई करते हो स्पेशलिटी केमिकल के? We cater to several industries like lubricant industry, livestock industry, construction industry. So ये हमारे कस्टमर्स हैं जिनको हम सर्व करते हैं। और आपका सप्लाई का सिस्टम क्या, ये ऑर्डर बाय टेंडर मिलता है, ये आपके पास कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या सिस्टम है? हम बेसिकली सर 3 तरह की मॉडलिटी पे काम करते हैं प्राइसिंग मॉडलिटी में। फर्स्ट वन इज रेट कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे हम अपने PSUs और गवर्नमेंट्स को सर्व करते हैं। एंड सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो कि फॉर्मूला बेसिस पे है। एंड थर्ड वन इज स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट। रोहित जी, आप R&D का काम देखते हो, मुझे ये बताइए, आज जो आपका एक कस्टमर है, आपके सभी कस्टमर B2B हैं, आपके B2C कस्टमर हैं नहीं, तो क्या आप उसी कस्टमर के लिए वॉलेट शेयर बढ़ाने के लिए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या ये जो आप नए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं वो किसी के लिए भी हो सकते हैं? सर ये चीज़ है कि बेसिकली हम जैसे फीड एंड फूड एडिटिव्स में काम कर रहे हैं और हम फूड एडिटिव्स के सेगमेंट को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको तो बढ़ाना ही चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी आर ऑक्यूपाइड विद 90 and 95% कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन। हम उसके साथ एक बकेट भी बनाना चाह रहे हैं फूड एडिटिव्स की, बिकॉज जो कस्टमर है वो कंप्लीट सोल्यूशन चाह रहा है। वो ये नहीं चाहता कि आप एक प्रोडक्ट दीजिए तो बाकी प्रोडक्ट्स मेरे को कहीं और से लेने पड़े। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड बेसिकली वी आर R&D ड्रिवन कंपनी, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड, एंड वी आर अप्रूव्ड बाय DSR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम बेसिकली फर्स्ट ईयर से ही, जब से हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी है, वी आर वर्किंग ऑन दोज प्रोडक्ट्स व्हिच आइदर 2 or 3 कंपनीज आर मेकिंग इन इंडिया और नोबडी इज मेकिंग। तो अगर आपके जवाब को मैं ठीक समझूं तो आप ये कह रहे हो कि जो आपका कस्टमर है ये प्रोडक्ट उसे भी लगेगा, उसको ध्यान में रखकर आप उसका वो बास्केट बुके बढ़ाना चाहते हो, जिससे आपको सेम कस्टमर से वॉलेट शेयर ज़्यादा मिले। अब इसी को लेकर आगे चलते हैं। R&D में आपने पिछले 4 साल से जो मेहनत की है, एक्सटेंसिव R&D जिसे कहते हैं, तो क्या ये उचित होगा कि आपके पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो आप अभी फील्ड ट्रायल टेस्टिंग कर रहे हो कस्टमर के साथ, और आने वाले समय में ऐसा कुछ आप हमको बताओ कि एक ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट हो गया, या ये कुछ मैं आपसे ज़्यादा पूछ रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होगा सर। और हम बेसिकली एक नहीं ऐसे 2-3 प्रोडक्ट्स लेके आने वाले हैं जो ब्लॉकबस्टर ही होंगे। एंड R&D भी एक ऐसी चीज़ है, आपको कर करके और गो मोर डीप इनटू इट, एंड इंडस्ट्री आपको समझाती है कि बेसिकली अभी आप यहाँ हो और आपको यहाँ पहुँचना है। तो वो चीज़ हमें देख के हमें और समझ आया कि हम ऐसी क्या चीज़ करें, और हम आत्मनिर्भर भारत पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, मेक इन इंडिया पे। तो वी वांट टू वर्क ऑन दोज प्रोडक्ट्स जिसमें अभी तक हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। वी वांट टू मेक दोज प्रोडक्ट इन इंडिया। मोहित जी, आपके मार्जिन्स क्या हैं EBITDA और पैट लेवल पे? पैट पे हमारा जो मार्जिन आ रहा है वो 5 to 5.5% रहता है। EBITDA हमारा 9 to 10% की रेंज में रहता है। तो ये ब्लेंडेड मार्जिन्स हैं, या आपके जो 2 सेगमेंट है मैन्युफैक्चरिंग और कुछ हद तक ट्रेडिंग अगर कहें, ये अलग अलग करके आपने बताया है? नहीं, ये ब्लेंडेड मार्जिन। अब इसमें एक और थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। नॉर्मली जब ट्रेडिंग की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, उसके अंदर में वेफर थिन मार्जिन है, बट आपके जो EBITDA मार्जिन है ट्रेडिंग में ब्लेंडेड को देखते हुए, और करीब करीब 65 से 70% आपका ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है, तो कहीं ना कहीं आपके ट्रेडेड मार्जिन सब्सटेंशियली हायर है, नहीं तो ये ब्लेंडेड मार्जिन नहीं आती। ऐसा आप क्या ट्रेड करते हो कि आपको इतना कमाने को मिलता है? मैं इसको बोलूँगा, एक तो वी डोंट कॉल इट एज ट्रेडिंग, वी आर इनटू स्पेशलाइज्ड केमिकल इंपोर्ट्स। एंड जो हम ये प्रोडक्ट करते हैं, दीज आर नॉट जनरल प्रोडक्ट्स।
काफ़ी डीप एक्सपर्टाइज चाहिए इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए, बिकॉज इंडिया में ये जनरल इंपोर्ट नहीं हो सकते। सो हमारे पास रिक्विजिट लाइसेंस एंड अप्रूवल्स हैं फ्रॉम गवर्नमेंट, तभी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। और जो हमारे कस्टमर्स हैं, दे आर ऑल्सो टॉप नॉच, सो दे डोंट अलाउ एनीबडी एंड एवरीबडी टू सप्लाई दैट। ओके, तो ये एक अच्छी बात मोहित जी ने बताई कि आप और मैं अगर ये इंपोर्ट करना चाहें और कहें ये 5% मार्जिन में देते हैं, अपन 3% में ये सप्लाई कर देंगे, तो रिस्ट्रिक्शन है इन प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने में, इनमें डील करने के लिए आपको लाइसेंस भी चाहिए, अप्रूवल भी चाहिए, तब जाकर ये काम हो सकता है। एक चीज़ और बताइए, एक मोट है आपके पास जिसके कारण आप ये इंपोर्ट कर सकते हो, लाउड थिंकिंग, आत्मनिर्भर भारत, बहुत कुछ देश में हो रहा है। क्या अगले 5 साल 10 साल में ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ प्रोडक्ट्स आज आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंडिया में बनने लगे? ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं बन सकते, बट जैसे मैंने बोला, ये प्रोडक्ट्स थोड़ी सी डीप रिसर्च या डीप आई वुड से कैपिटल एक्सपेंशन चाहते हैं। सो अभी इंडिया में उस पर काम हो रहा है, बट अगले 5 से 7 साल में चांसेस कम है कि ये वाइप आउट हो जाएंगे। इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी, बट इंपोर्ट के अलावा लोकल भी बनने लगे, मैं वो पूछ रहा हूँ। आप जैसे बोलिए, हम जिसे एक प्रोडक्ट में डील करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ये माइनिंग प्रोडक्ट है, तो ये इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, तो ख़त्म नहीं हो सकता। उसी तरह से हम एक टेक्निकल ग्रेड यूरिया में काम करते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, और अभी इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, तो ये रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़ी है जो कि ख़त्म नहीं हो सकती। तो सीइंग 5 to 10 years, आई थिंक देयर कैन बी सम मिनिमल रिक्वायरमेंट डिफरेंस, बट ख़त्म होना थोड़ा मुश्किल है। तो मोहित जी, आपके 40% इंपोर्ट या उसके आसपास आप एक ग्रुप कंपनी से करते हो, तो पहली बात, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन निवेशकों को अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा क्यों? और माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, उसके लिए आप क्या करना चाहते हो? ये बड़ा ही अच्छा सवाल है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ स्ट्रेटेजिक प्ले। ये स्ट्रेटेजिक प्ले इसलिए है कि जैसे मैंने बताया कि हमारे सप्लायर्स बड़े रिनाउंड कंपनीज हैं, सो वी वांट टू कीप देयर नेम सीक्रेट, ताकि इजीली रिवील ना हो कि हम कहाँ से सोर्स करते हैं। सेकेंडली, जैसे कि आपने कहा कि माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स को या शेयर होल्डर्स को कोई तकलीफ ना हो, तो हमने इंटरनली डिस्कस किया और हम इस पे ऊपर स्टेप्स लेंगे आफ्टर दिस प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी ऑफ IPO गेट्स कंप्लीटेड, कि इसको हम अपने कंपनी के साथ ही किसी तरह से क्लब किया जा सके। 15 साल काफ़ी लंबा अरसा होता है। आपने कई, जिसे कहते हैं हिंदी में, पापड़ बेले और एक स्टेटस पे आए हो। आप एक MNC में काम करते थे, वो छोड़कर आप छोटे भाई के साथ जुड़े और इस कंपनी को और आगे ले गए। आज आप IPO लाने के बादान पर पहुंचे हो। आपके दिमाग में कुछ तो होगा, इसके बाद क्या? और जैसे कि मैंने बोला कि ये एक उड़ान है एक छोटे शहर से, एक बिजनेसमैन की, एक प्रोफेशनल की। जैसे मैंने ये जब अपने प्रोफेशनल करियर को छोड़ा, तो बहुत लोगों ने कहा कि आप ये किस तरह का स्टेप ले रहे हो, आप अच्छे करियर को लेके जा रहे हो, तुम पागल हो गए हो। तो वैसा ही रहा। और थोड़ा सा लाइटर नोट पे, जब मैं ब्रदर के साथ कुछ बेचने जाता था, तो भाई क्या बेच रहे हो आप, क्या कर रहे हो ये। तो आज एक ऐसे मुकाम पे खड़े हैं, शायद ये बहुत लोगों को इंस्पायर भी करे, और मुझे ऐसा लगता है ये एक नई जर्नी स्टार्ट करेगा फ्रॉम स्मॉल टाउन, कि आप एक अच्छी बड़ी और कंपनी बना सकते हो यहाँ से। मोहित जी, 15 साल का इतिहास अपने पीछे है। अगले 15 साल का पूछना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एस्पिरेशन लेकर चलते हो, आप नई भारत के नई सोच वाले में से आते हो। कुछ आपके दिमाग में कि आपको क्या करना है, क्या बनना है, ये कंपनी SK मिनरल को कहाँ ले जाना है, कुछ आपके थॉट्स? अरुण जी, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने पर्सनल स्ट्रेंथ पे बताऊंगा। एक दिन मैं एनालिसिस कर रहा था कि मेरे में स्ट्रेंथ क्या है,
सो मैंने रियलाइज़ किया कि आज इस कंपनी इस मुकाम पे पहुंची है तो कहीं ना कहीं आई हैव क्रिएटेड अ वैल्यू। सो इसी वैल्यू को मैं आगे और क्रिएट करना चाहूँगा अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। स्टेक होल्डर्स चाहे मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे इन्वेस्टर्स हैं, चाहे जो वर्कर्स हैं यहाँ पे जुड़े हुए या शेयर होल्डर्स हैं। सो क्रिएटिंग अ वैल्यू इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड, जो हमारे रिसर्च ड्रिवन प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं, इनको जल्दी से कमर्शलाइज करना हमारी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी, बिकॉज वी फील दे आर गोइंग टू ऐड अ ग्रेट वैल्यू टू द टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। और इसी तरह से जो हमारी इंपोर्ट की स्ट्रेंथ है उसी को हम आगे और इम्प्रूव करना चाहेंगे। अरुण जी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बेसिकली जो हमने 3-4 साल में रिसर्च करी है, इट्स टाइम टू फ्लाई। जो 3-4 साल में हमने काम करा है, आने वाले कुछ टाइम में हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आने वाले हैं जो एक एसके मिनरल्स को एक नई शेप देंगे, एंड वी बिलीव बेसिकली इट विल ऐड ऑन सम वैल्यू टू द इन्वेस्टर्स। तो जैसे मोहित जी और रोहित जी ने बताया, तो हमारे इंपोर्ट डिपार्टमेंट में वी आर फोकसिंग ऑन एफिशिएंट सोर्सिंग, इम्प्रूवमेंट इन लॉजिस्टिक्स एंड इंक्रीजिंग एनहांसमेंट इन अवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। सो ये हमारे 3 जो हैं स्तंभ, तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से लेके जाएं। दोस्तों, मेरे साथ है सुनीता देवी जी, जो एसके मिनरल एंड एडिटिव्स लिमिटेड की अगर मैं कहूँ एक्चुअल फाउंडर एंड प्रमोटर हैं। आज के दिन वो इस कंपनी के सबसे बड़ी शेयर होल्डर हैं। आइए इनको पूछते हैं कि इन्होंने ये कंपनी जब शुरू की क्या हालात थे, क्या सोचकर शुरू किया, आज ये कंपनी पब्लिक जा रही है। सुनीता जी, नमस्कार। नमस्कार जी। तो मुझे ये बताइए, आपका जो पारिवारिक एक सेटलमेंट हुआ या बंटवारा हुआ, तो उस समय क्या लगा आपको और आपने क्या सोचकर ये कंपनी शुरू की? देखो सर, जब हमारा बंटवारा हुआ, हमारा पेट्रोल पंप था एक सतकरतार लिमिटेड के नाम से, तो जब उसमें हमें बंटवारा हो गया तो हमें कुछ भी खास नहीं मिला। तो हमने सोचा अभी अब बच्चों के लिए कुछ तो करना चाहिए, तो इसलिए मैंने बच्चों को कहा अभी कुछ ना कुछ तो आपने अब करना ही है। मेरे को बच्चों में दिख रहा था अभी बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे ज़िंदगी में। तो हमने 2010 में ये एसके मिलर के नाम से एक कंपनी खोली, जो मेरे छोटे बेटे ने संभाली। उसके बाद थोड़ी सी उसने ग्रो करी, तो उसके बाद बड़ा बेटा आ गया इस कंपनी में, तो उसने इसको और ऊंचे करा और आगे बढ़ाया। तो मेरे को पता चल रहा था कि ये ग्रो कर रही है। तो ग्रो करने से आज 2025 में तो देखो आप ही पता चल रहा है अभी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। हमारा शहर में नाम हो रहा है, शहर में मेरे को मैं अब लेती नहीं इस बिज़नेस में कोई भी। तो अब बच्चों के वैसे पता चलता है, बच्चे आते हैं मेरे को थोड़ा बहुत बात बताते हैं, भी मम्मा हम ऐसे कर रहे हैं, मम्मा हम ऐसे कर रहे हैं। वो हमारी बात होती रहती है बच्चों से। तो आज बच्चों ने बहुत ज़्यादा आगे ग्रो करा है, ये मेरे को पता चलता रहे। देखते रहिए एसके मिनरल एंड एडिटिव्स की कहानी। तो आपने जब ये काम काज शुरू किया 2010 में, तो शुरुआती तकलीफ़ें, चैलेंजेस आपको क्या आई, और उस समय आपने क्या किया जिससे ये कंपनी एक अच्छे खासे मुकाम पे पहुंच गई उसके बाद? देखो, मुसीबतें तो बहुत आती हैं। पहले तो मनी की आती है, मनी की बहुत ज़्यादा आती है। वो कहाँ से शुरुआत करनी है, वो करी। फिर उसके बच्चों के साथ खड़ी हुई, उसके साथ छोटे बेटे को इस काम पे लगाया। तो इस बेटे ने 2-3 प्रोडक्ट शुरू करे, तो उसमें हमें अच्छा रिस्पांस मिला। तो उसके बाद बड़ा बेटा गुड़गांव में जॉब करता था, जब इसने देखा ये अच्छा चल रहा है तो वो बड़ा बेटा भी इसमें आके लग गया। तो अब आप ही देख सकते हो 2010 से 2025 तक इसने कितना ग्रो करा है। और एसके मिलर में हमें कभी भी जो हमारे वर्कर भी हैं वो भी हमारे बच्चों की जैसे हैं, हम उनको अपने बच्चों की तरह ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक 15 साल की जर्नी
देखते देखते गुजर गई और आज आपको एक मुकाम पे आप पहुंचे हैं जहां पे आपको तसल्ली है कि कंपनी आगे जाकर अच्छा कर सके। हाँ, प्राउड फील होता है। प्राउड फील होता है जब लोग बात नहीं करते पर उनकी आंखों में देख के मेरे को प्राउड फील होता है कि इनको हमारे बारे में पता है पर पूछना नहीं चाहते ये, पर इस चीज़ का हमें प्राउड फील होता है। तो ये थी कंपनी की फाउंडर, जिसे मैं अगर कहूँ तो एक्चुअल फाउंडर, लार्जेस्ट शेयर होल्डर और 3 जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे जो काम अब कर रहे हैं, बच्चे इनकी उम्र के सामने कह रहा हूँ, किसी को गलत अंदाज़ा नहीं लगना चाहिए। उन्होंने अपनी माँ को जो रिस्पेक्ट दिया है और आज उन्हें सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर बनाया है, इसी कंपनी की आगे देखकर और बातें करेंगे प्रमोटर। अब मैं बुलाता हूँ रोहित जिंदल जी को, जो कंपनी के फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं और प्लांट के इंचार्ज भी कहिए, R&D लैब का भी ये पूरा काम देखते हैं। आइए रोहित जी। नमस्कार। थैंक यू सर। तो रोहित जी ये बताइए, ये अपन आज जहाँ खड़े हैं कंपनी में, ये यहाँ पर क्या होता है, क्या बनाते हैं आप? हाँ जी, मैं थोड़ा सा इससे पहले सर ये बताना चाहूँगा, जो हमारी कंपनी है SK मिनरल्स एंड एडिटिव्स लिमिटेड, ये हमने कंपनी 2010 में स्टार्ट करी थी एंड हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि हम एक क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स दें मार्केट में। तो पंजाब बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे फीड का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, तो उसको देखते हुए हमने वी स्टार्टेड ऑफ मेकिंग फीड एडिटिव्स। तो जहाँ हम ये खड़े हैं, दिस इज़ बेसिकली अ फीड एडिटिव्स यूनिट और यहाँ हम फीड से रिलेटेड एडिटिव्स बनाते हैं। तो इसमें बेसिकली जो ज़्यादातर हमारे एडिटिव्स होते हैं दैट इज़ ऑर्गेनिक बेस्ड एडिटिव्स। इसमें हम सिंथेसिस बेस्ड केमिस्ट्री पे काम करते हैं। हमने काफ़ी रिसर्च एंड R&D करने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे डेवलप करे हैं जो फूड एडिटिव्स में यूज़ होते हैं। जैसे इट वर्क्स एज अ न्यूट्रिएंट, जैसे हमें ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, वैसे एनिमल बॉडी को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। रोहित जी, मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। हमारे देखने वालों को खाली एक समझा देता हूँ कि फूड एडिटिव ह्यूमन बीइंग के लिए होता है और फीड एडिटिव जानवरों के लिए होता है। शायद कुछ लोगों को ये बात न पता हो, तो उनकी सिर्फ जानकारी के लिए बताना चाहता था। कैरी ऑन। हाँ जी, मैं इसमें ये ऐड ऑन करना चाहूँगा सर, जैसे हम कैल्शियम की मेडिसिन लेते हैं या हम जिंक लेते हैं या हम मैग्नीशियम लेते हैं, तो वैसे ही एनिमल को भी अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। सही है। तो हम वो न्यूट्रिएंट्स उनको ऑर्गेनिक फॉर्म में देते हैं। बेसिकली जो स्टडीज हैं, ज़्यादातर आज तक एनिमल्स को जो भी सर्व करा गया वो इनऑर्गेनिक होता है और उनके अंदर एक बायोअवेलेबिलिटी, मतलब वो कितना ज़्यादा उसको कंज्यूम कर पाते हैं। ज़्यादातर वो मिनरल्स लेते हैं बट वो एक्सक्रीट हो जाता है, वो यूज़ में नहीं आता। हमने इस स्टडी को करते हुए ऐसे मिनरल्स प्रोड्यूस करे हैं जो उनकी बॉडी के अंदर रहें और वो उसको ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सके एंड इट हेल्प्स देम इन देयर न्यूट्रिशन एज वेल एज इन देयर मिल्क प्रोडक्शन। दैट इज इट। तो इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप बताएं कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन रहा है। हाँ जी। और क्या इसका एंड यूज है। हम बेसिकली सर, हमारा जो कंपनी का मेन फोकस है वो नाइट्रोजन फॉस्फोरस बेस्ड केमिस्ट्री पे हम ज़्यादा काम करते हैं। तो हम बेसिकली अमाइनो एसिड्स बेस्ड लेते हैं, कुछ मेटल्स लेते हैं, हम उसकी चिलेशन करते हैं एंड देन वी कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन वी सर्व इट टू द कस्टमर। एंड इवन एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं दैट इज़ स्लो रिलीज नाइट्रोजन, दैट टू इन पाउडर फॉर्म, जिसमें वी कैन प्राउडली क्लेम दैट वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट। एक चीज़ दर्शकों जो आपको जानना चाहिए वो ये है कि जो भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं ये डायरेक्ट एनिमल कंज्यूम नहीं करता, ये उन कंपनियों को बेचते हैं जो उससे फीड बनाते हैं। उनके लिए ये एक तरह का रॉ मटेरियल है, उसमें कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स का मिश्रण होता है
और फिर एनिमल को दिया जाता है। Absolutely. मेरा समझना सही था? बिल्कुल सही कह रहे हैं अरुण जी आप, ऐसा ही है। ये एक्चुअली क्या होता है, फीड में 90% तक जो मटेरियल यूज होता है वो रॉ मटेरियल यूज होता है, मतलब जैसे ग्रेन्स यूज होती हैं, 10% एडिटिव यूज होते हैं। तो हमारा रोल वो 10% में है, उसमें हमारे जो मटेरियल है वो जाते हैं एंड दैट ऐड वैल्यू इन देयर फीड। दिस इज समझ गया। Yes. और आपके जो कस्टमर होंगे ये हाँ जी। जो फीड बनाते हैं, हाँ एडिटिव जी। बनाते हैं, हाँ जी, ये पैन इंडिया होंगे? पैन इंडिया है जी, बिल्कुल। और आप क्या कुछ थोड़ा बहुत ये देश के बाहर भी भेजते हैं या नहीं? अभी तक तो हम बेसिकली डोमेस्टिक सप्लाई कर रहे हैं, पैन इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं। वी सप्लाई इन द वेस्टर्न रीजन, वी सप्लाई इन द साउदर्न रीजन, वी सप्लाई इन द नॉर्दर्न रीजन। वी आर लोकेटेड इन नॉर्दर्न, तो वी सप्लाई इन नॉर्दर्न रीजन। ऑल्दो वी आर प्लानिंग, हमारे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसकी हमें काफ़ी अच्छी यहाँ से डिमांड मिल रही है एंड वी आर गेटिंग अ फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स या जो बायर्स हैं आउटसाइड इंडिया, उनसे भी हमें क्वेरीज आ रही है एंड वी आर वेरी होपफुल ऑफ कि आने वाले नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में हम इसको एक्सपोर्ट भी करें। थोड़ा सा और बताइए रोहित जी, ये जो मशीन है यहाँ पे अभी क्या प्रोडक्ट बन रहा है, नाम बता दीजिए। हाँ जिससे लोगों को कुछ आइडिया आए हाँ जी, कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए सर, ये ना बेसिकली दिस इज अ सेंट्रीफ्यूज मशीन। इसमें क्या होता है कि जब हम प्रोसेस करते हैं तो ज़्यादातर जो एडिटिव्स होते हैं उसमें एक वाटर कंटेंट रहता है, तो उस वाटर कंटेंट को, उसमें से वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज में लाया जाता है। तो दैट मेक्स एडिटिव सेपरेट एंड वाटर सेपरेट एंड देन एडिटिव्स कम आउट ऑफ इट एंड देन वी पैकेट इट इन द मटेरियल। तो हम, जैसे मैंने बात करी, तो हम अमीनो बेस्ड मटेरियल्स बना रहे, तो इसमें हम अमीनो बेस्ड केमिस्ट्री को यूज करते हुए इस सेंट्रीफ्यूज को यूज करते हैं। तो इस डिवीजन का फिनिश प्रोडक्ट क्या होगा? यस, इसमें जैसे हम जिंक ग्लाइसिनेट्स कह सकते हैं, जिंक बेस्ड ग्लाइसिनेट्स कह सकते हैं, कॉपर बेस्ड ग्लाइसिनेट्स कह सकते हैं। आई हैव टोल्ड स्लो रिलीज नाइट्रोजन एज वेल। और इसके अलावा हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ZC अमीनो, दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट केमिस्ट्री बेस्ड ऑन अमीनो एसिड्स। तो हम इन चीज़ों पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। एक चीज़ और बताइए कि ह्यूमन में जो फीड जाता है और एनिमल में जाता है उसमें कुछ फर्क होगा। मेरे ख्याल से ह्यूमन में मेटल का कहीं पे भी हिस्सा नहीं होगा। तो अगर आपको यही टाइप का प्रोडक्ट ह्यूमन के लिए बनाना है तब आप क्या करते हैं? सर देखिए, इसमें क्या होता है, ह्यूमंस में जो आ जाता है बेसिकली ROHS एक कंटेंट रहता है जिसमें हैवी मेटल्स नहीं आते। तो हम उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं क्योंकि हम फूड डिविजन्स में भी हैं, तो उसमें जो केमिस्ट्री रहती है थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। जैसे आप फार्मा में भी ले लीजिए, जो प्रोडक्ट्स फार्मा बेस्ड होते हैं उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज वो उस इन्वायरमेंट में बनते हैं या उसमें उस तरह के RMs यूज़ किए जाते हैं ताकि किसी भी तरीके का ROHS उसमें ना आ सके। तो थोड़ा सा जो RMs का डिफ्रेंशिएशन हो जाती है फीड एंड फूड में, और उसका जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली, जैसे थोड़ा सा हम फीड में मैनुअल बेस कर सकते हैं, फूड एंड फार्मा में इट इज़ कम्प्लीटली मशीन ड्रिवन बेस। उसमें आप हाथ भी यूज़ नहीं कर सकते, कहीं भी कंटेमिनेशन के चांसेस कहीं भी नहीं रहते। और आपके दोनों ये जो प्लांट है, हाँ, ह्यूमन एंड एनिमल, ये अलग है, मशीनरी अलग है, सेपरेट है। वो दूसरा प्लांट जो है वो भी अपन आगे देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे। यहाँ पर और कुछ देखने जैसा जो आप सजेस्ट करते हो? देखिए सर, ये बेसिकली ये रिएक्टर्स हैं। ये क्या होता है कि हमारा जो मेन प्रोसेस है, जैसे मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादातर एक्सट्रूजन बेस्ड होते हैं, मतलब उसमें हम ज़्यादातर अर्थ से चीज़ों को निकालते हैं और हम पैक करते हैं और उसको बेच देते हैं। बट जो ऑर्गेनिक बेस या सिंथेसिस बेस्ड केमिस्ट्री होती है उसमें रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेन इज द रिएक्शन। जो एडिटिव है उसमें रिएक्शन एंड R&D इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हमारा जो प्रोसेस है वो इस रिएक्टर से स्टार्ट होता है। इसमें कुछ कैटलिस्ट भी ऐसे हैं जो हमने खुद बनाए हैं। कैटलिस्ट एक ऐसा काम करता है जो दो केमिकल्स को, दो मिनरल्स को आपस में रिएक्ट करता है और उसके बाद उसका फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है।
तो इस चीज में हम हीट देते हैं, हम इसको कूल डाउन करते हैं, हम इसका रिएक्शंस करते हैं, उसके बाद देन वी मेक द वाटर सेपरेट आउट ऑफ इट एंड देन डू द कंप्लीट टेस्टिंग एंड देन सेंड इट टू द कस्टमर्स। एक सवाल और पूछूंगा कि रोहित जी, आपकी कैपेसिटी क्या है आज के दिन? हाँ सर, जो हमारी ईयरली कैपेसिटी है दैट इज समवेयर अराउंड 1800 मेट्रिक टन ऑफ फीड एडिटिव्स एंड 1800 मेट्रिक टन ऑफ फूड एडिटिव्स। 3600 मेट्रिक टन। 3600 मेट्रिक। और इसमें आपकी यूटिलाइजेशन क्या होगी अभी सर मार्च 25 जो गया हाँ उसका? हम 80 से 85% यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अभी हमारी जो मशीन्स हैं, और आने वाले जो समय में हम बेसिकली इस प्रोडक्शन को 5400 मेट्रिक टन तक लेके जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से आपका जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है उसमें केपेक्स के लिए भी आप पैसा Obviously। रेस कर रहे हाँ हैं। जी बिल्कुल है तो जी। ये जो आपने कैपेसिटी बढ़ाने की बात करी 5400 तक, ये आपके हिसाब से कब तक चालू हो जाएगा? सर देखिए, इट विल टेक समवेयर अराउंड, हम इस पे ऑलरेडी लगे हुए हैं एंड वी आर प्रिटी श्योर दैट मार्च और अप्रैल, कमिंग मार्च एंड अप्रैल वी विल बी एबल टू ऐड ऑन अनदर 1800 मेट्रिक। तो रोहित जी का कहने के हिसाब से ये जो 3600 टन की टोटल कैपेसिटी है कंबाइंड, ये 5400 हो जाएगी और लगभग अप्रैल मई 2026 तक ये कैपेसिटी अप एंड रनिंग होगी। और यूटिलाइजेशन पहुंचने में कुछ समय अवश्य लगता है, नई कैपेसिटी को स्टेबलाइज करना पड़ता है और फिर उसका आउटपुट है। फिलहाल 80-85% पर चल रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा सा एडिशनल इम्प्रूवमेंट यूटिलाइजेशन में और नई कैपेसिटी आने वाले 6-7 महीने में देखने को मिल सकती है। अब फूड प्लांट में शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ का प्रोसेस बताइए रोहित जी, क्या होता है यहाँ पर? सर हम यहाँ जो भी बनाते हैं बेसिकली हम फूड एडिटिव्स बनाते हैं यहाँ पे। फूड में बेसिकली हमें बहुत हाइजीन कंडीशन में प्रोडक्ट्स को डेवलप करना पड़ता है और किसी तरह की कोई कंटेमिनेशन ना हो, मैनुअल यूजेज ना हो, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम सारे प्रोसेस को फॉलो अप करते हैं। ये एक हमारा रिएक्टर्स है जिससे हम रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी बताया बेसिकली हम सिंथेसिस बेस्ड काम करते हैं, तो इसमें हमारा कंप्लीट रिएक्शंस होती हैं, उसके बाद इसमें होल्डिंग होती है इसी रिएक्टर्स में। ये सारे रिएक्टर्स ग्लास लाइन बेस्ड रिएक्टर्स हैं। उसमें होल्डिंग होने के बाद फिर इस प्रोसेस की एक फिल्ट्रेशन होती है, जिसमें फिल्ट्रेशन में केक को अलग किया जाता है एंड वाटर को अलग किया जाता है, जो ये हमारे फिल्टर प्रेस में होता है। उसके बाद इसको हम लेके जाते हैं एक फीड टैंक में, जहां हम इसको दोबारा वाटर में डिसॉल्व करते हैं उस केक को, एंड केक को डिसॉल्व करने के बाद फिर एक ये हमारा एक स्प्रे ड्रायर लगा हुआ है जिसमें प्रोडक्ट में वाटर अलग से सेपरेट हो जाता है और जो मटेरियल है वो बन के फाइनल आउटपुट में उसको हम सेपरेट ले लेते हैं। आपका जो फाइनल आउटपुट है वो एक ड्राई पाउडर के फॉर्म में बाहर आता है। यस, ये सही है। बिल्कुल। जो हम ज्यादातर जितने भी हमारे ऑलमोस्ट मैं यही कहूँगा 100% जो हम प्रोडक्ट ज्यादातर बनाते हैं वो पाउडर फॉर्म में ही रहते हैं। अब एक चीज और बताइए कि आप जो यहाँ पे 1800 टन की आपकी लगभग कैपेसिटी है और आप आने वाले समय में और ऐड करेंगे, इसमें लगभग कितने प्रोडक्ट आप बनाते हैं? देखिए हम सर यहाँ पे अभी तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स ही बना रहे हैं, ठीक है, बट हम आने वाले टाइम में जो हम फूड के प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, हम एक बुके बनाने वाले हैं फूड का। हम जैसे हम बेकरीज में प्रोडक्ट देते हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हम एक बुके दें इंडस्ट्री को, क्योंकि क्या होता है जो फाइनल कस्टमर है उसको कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए होता है। सही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम एक प्रोडक्ट तो दे ही रहे हैं, तो साथ में एक बुके दें उसको कस्टमर्स को, तो वो हम आने वाले टाइम में बनाएं। तो रोहित जी, प्रोडक्शन के अलावा आप R&D का भी जिम्मा संभाल रखे हैं। हाँ जी। तो अब R&D में ले चलिए। हाँ जी। देखें, क्योंकि नई चीज वहां से निकलती है बिल्कुल कि आप क्या करते हैं। हाँ जी सर, एक्चुअली मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा और हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, यूनिक प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं जिसमें वी कैन प्राउडली से दैट वी विल बी द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू प्रोड्यूस दोस प्रोडक्ट्स।
ठीक। अरुण जी, ये हैं गगनदीप सिंह। नमस्कार। हेलो। डॉक्टर गगनदीप सिंह हैं जी, क्वालिटी एश्योरेंस के हेड है। ही इज लुक आफ्टर ऑल दी क्वालिटी रिलेटेड थिंग्स एंड ही विल टेल अबाउट ऑल व्हाट वी हैव इन आवर लैब। आइए गगन जी, आपके बताइए प्लान से। सर, दिस इज़ आवर वेइंग बैलेंस, जो कि हमें कोई भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए या R&D के लिए फुल्ली एक्यूरेट जो वेट है प्रोवाइड करता है। इसकी एक्यूरेसी है 0.1 mg से, जो कि 100 माइक्रोग्राम कंसिडर किया जाता है, उससे 220 ग्राम तक ये हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। इसकी ये वर्किंग रेंज है। और उसके साथ हमारा वैक्यूम हॉट एयर ओवन है। हॉट एयर ओवन हमें हॉट एयर प्लस एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वेरिएबल टेम्परेचर के साथ, जो कि हमें 5 डिग्री से लेके 250 डिग्री तक प्रोवाइड करता है, जिसमें हम प्रोडक्ट को ड्राइंग, मॉइस्चर एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। और साथ में डेसिकेटर रहता है, जो कि कंडीशनिंग करता है रूम टेम्परेचर पे। सेम एनवायरनमेंट रहेगा बट एट रूम टेम्परेचर रहेगा और विदाउट मॉइस्चर रहेगा। एंड बाकी हमारी टाइट्रेशन की असेंबलीज हैं, जो कि हमें टाइट्रेशन के लिए यूटिलाइज की जाती हैं। अगर किसी केमिकल के रिएक्शन को समझना हो या टेस्टिंग करनी हो तो उसके लिए हम टाइट्रेशन करते हैं। एंड ये हमारा एक और वैक्यूम हॉट एयर ओवन है, जो कि सेम कंडीशन प्रोवाइड करता है दूसरे के जैसे। ये हमारा अल्टरनेटिव सोर्स है उसके लिए, अगर हमारे पास नहीं रहता है। सेकेंडली हमारे पास नाइट्रोजन असेंबली है, जेल डाला है, जो कि नाइट्रोजन टेस्टिंग के लिए काम आ रहा है। कोई भी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी R&D का है या रॉ मटेरियल है, उसमें नाइट्रोजन टेस्ट करनी है तो ये यूज़ होता है। ये इसमें डिस्टिलेशन होती है, ये इसका सब पार्ट है, जो कि डाइजेशन के लिए काम आता है। इसमें सैंपल डाइजेस्ट होता है, उसमें डिस्टिलेट होता है। दोनों ये जुड़े हुए पार्ट हैं एक दूसरे के। अनदर हमारे पास हॉट प्लेट है। हॉट प्लेट प्लस एजिटेशन है। 400, 300, 400 डिग्री तक ये सेल्सियस तक हमें हॉट प्लेट टेम्परेचर प्रोवाइड करती है डाइजेशन वगैरह के लिए। हमारा एक और जो हॉट प्लेट प्लस स्टिरर है, ये मैग्नेटिक स्टिरर है। मैग्नेट के साथ हमें स्टिरिंग की जो फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है। वेइंग बैलेंस है अनदर, जो कि हमारे हायर कैपेसिटी में अगर हमें जाना पड़ता है, कुछ R&D की चीज़ें रहती है जिसमें हमें 1 kg या 220 ग्राम से ऊपर जाना है, तो हमें ये यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसकी 3 kg तक 4 kg तक कैपेसिटी है। अनदर हमारा AAS है, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जो कि मेटल्स की एनालिसिस के लिए हमारी हेल्प करता है। और कुछ अगर किसी प्रोडक्ट में कंटेमिनेशन है मेटल की, तो वो डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। क्वालिटी एंड R&D दोनों का ये रोल प्ले करता है। और हमारा VGA है, वेपर जनरेशन एसेसरी है, जो कि इसी का पार्ट है, वेपर क्रिएट करता है। एंड लास्ट में हमारा डिस्टिलेशन यूनिट है, जो कि हमें 0 TDS का वाटर जो है प्रोवाइड करता है। डबल डिस्टिलेशन की इसमें जो सर्विसेज है। और हमारा एक वैक्यूम ओवन है, जो कि ओवन प्लस इन वैक्यूम कंडीशन जो है प्रोवाइड करता है एनवायरनमेंट इंटरनल टेस्टिंग के लिए। और इसमें हमें अलग अलग टेम्परेचर पे वर्किंग मिल सकती है। थैंक यू जी। तो ये दोस्तों थी कहानी खन्ना स्थित SK मिनरल एंड एडिटिव्स लिमिटेड की, जो हाल ही में SME पर IPO लेकर आ रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी जर्नी सुनकर पसंद आई, उत्तेजित हुए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो नीचे जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए कि ये कंपनी क्या है। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। और ये जो आपको एजुकेशनल फिल्म SME IPO के बारे में पेश किया गया था, ये था कोनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत। धन्यवाद।